न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पंचायत में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मजबूती से भाजपा जीतेगी, सबके साथ टीम बनाकर काम कर रही है। तो साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए घटना को लेकर भी दुख जाहिर किया और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग का आज उद्घाटन है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारे जो जिला पंचायत के माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष हैं, उनको हम प्रशिक्षित करेंगे और इस समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग चलाए जाते रहे हैं। हमारी केंद्र प्रदेश की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियाँ नीतियाँ हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे अपने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से और किस ढंग से हम लोगों को आगे जनता के लिए और सुलभता से काम करना है। हम अपने बजट का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, केंद्र की सभी योजनाओं को, प्रदेश की सभी योजनाओं को कैसे ग्रामीण अंचल में गांव स्तर तक हम उतार सकते हैं। इसमें कई सत्र होने वाले हैं, लगभग 7 सत्र होंगे और इन सभी सत्रों में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी। 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के एक टीम बना करके काम कर रही है। हमारे चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हों, चाहे हमारे माननीय विधायकगण हों, पार्टी के सभी कार्यकर्ता हों और विभिन्न जो अनुषांगिक संगठन है, सबको साथ लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन में पहुँची हैं और लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। अब ये दुखद है इन सब बातों को। देखिए लोकतंत्र में इस बात को हम बहुत दुखद मानते हैं, खंडन करते हैं। ये बात होनी नहीं चाहिए। प्रयागराज पहुंची अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने जहां इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है, साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भी पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है और साथ ही समाजवादी पर भी हमला बोला है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है, इस पूरे मामले पर आइए दिखाते हैं आपको। प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा है कि राहुल गांधी दोबारा अमेठी आ रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के अमेठी आने से? देखिए, ऐसा है, उनकी अपनी पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। जहां से भी राहुल गांधी जी चुनाव लड़ना चाहें वो आए। उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और हमारे इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी अगर एनडीए गठबंधन के सामने आता है तो किसी भी सीट पर वो परास्त होगा। प्रियंका जी को भी रायबरेली से लड़ाने की बात हो रही है कि सोनिया जी नहीं लड़ेंगी, प्रियंका के आने पे। ये उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। लोकतंत्र में सभी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और हम तो कहते हैं सबको चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के बीच में किसकी कितनी राजनीतिक जमीन है, किसकी कितनी पकड़ है, जनता से किसका कितना कनेक्ट है और जनता का कितना विश्वास है, इसको हम सबको टेस्ट करते रहना चाहिए। आपकी जो पार्टी है मतलब उसका भी कुछ विस्तार किया जाएगा दूसरे राज्यों में चुनाव? हमारी पार्टी का निरंतर विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में अपने संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने का काम निरंतर करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दूसरे राज्यों में भी बढ़ाया जाएगा पार्टी का? अब ये पार्टी समय आने पर निर्णय करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में संगठन की मजबूती पे ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह से बात कही जा रही है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, किस तरह से मजबूती से एनडीए लड़ेगा और क्या भूमिका रहने वाली है आपकी पार्टी की? देखिए, जहाँ तक अपना दल का विषय है, आज हम 2014 से निरंतर एनडीए के घटक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जितने भी चुनाव हमने साथ मिलकर अभी तक लड़े, हर चुनाव में अप्रत्याशित सफलता भी हासिल हुई है। जहाँ तक 2024 के आगामी चुनाव का प्रश्न है, मैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आज उसमें जितने भी दल शामिल हैं, उन सारे दलों को आज बहुत ही ज़्यादा हताशा है, उनके अंदर बहुत व्याकुलता है क्योंकि एक लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं और इसलिए सत्ता में वापस आने की जो व्याकुलता है उसके चलते ये सारे दल एकजुट हुए हैं। लेकिन जनता का विश्वास ये सभी खो चुके हैं और इसीलिए चुनाव दर चुनाव जनता इन्हें लगातार सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रही है। हमारे एनडीए के गठबंधन की सरकार के जो कार्य रहे इन 9 वर्षों में, चाहे गरीब कल्याण के हों, चाहे देश में बड़े पैमाने
पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, या चाहे दुनिया में आज जिस तरीके से भारत की छवि में एक इजाफा हुआ है, इस सारे विषयों को लेकर आज देश की जनता हमारे इस गठबंधन के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह विश्वास रखती है और इसलिए 2024 में एनडीए गठबंधन फिर से हैट्रिक लगाएगा। यूपी में कितनी सीटें आएंगी और आपकी क्या भूमिका रहेगी? अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं और मैं ये समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अन्य राज्यों में भी अगर हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्थिति उत्तर प्रदेश में ही है और हमारे गठबंधन को यहाँ पूरी तरीके से जनता का भरपूर समर्थन पिछले 4 चुनाव में मिलता आया है और 2024 का जो चुनाव है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 2014 से भी बेहतरीन प्रदर्शन हमारा होने जा। अच्छा, अब तो गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर भी आ गए हैं और भी तमाम लोग आ रहे हैं, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा? और अगर हम पश्चिम की बात करें तो लोकदल अगर आ जाता है तो क्या स्थिति रहेगी? नहीं, हम तो चाहेंगे हमारा एनडीए का जो कुनबा है और बढ़ता जाए। ओम प्रकाश राजभर जी पुराने साथी हैं, उनके दल की अपनी एक शक्ति है, एक ताकत है और हमने देखा भी था 2017 में हम साथ मिलकर लड़े थे, बहुत बेहतरीन इस गठबंधन के नतीजे आए थे, पुनः वो हमारे साथ आए हैं। 2024 में बहुत अच्छा एनडीए का प्रदर्शन होगा और राष्ट्रीय लोकदल से लेकर तमाम और भी जो दल एनडीए गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं, सभी का स्वागत है, सबको आना चाहिए। मोदी जी की सरकार देश के लिए बेहतरीन काम कर रही है और मुझे लगता है हम सभी साथ आकर ये जो हमने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना देखा है, उसको मिलकर हम सब अपनी सामूहिक ताकत से पूरा कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी का क्या हश्र होगा 2024 में? अखिलेश यादव जी देखिए, पिछले कई चुनाव में लगातार, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है, अस्वीकार कर दिया है, उन्हें सत्ता से हर बार बाहर का रास्ता दिखाया है और 2024 में भी मैंने फिर कहा कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और उनकी समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव में भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश, कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी का और सावन का महीना ही नहीं, ये युवाओं में उनके फिजिकल फिटनेस और फाइटिंग स्पिरिट शो करने का माध्यम भी है। इस पर्व पर शहर के अखाड़ों में आयोजित होने वाला दंगल इसका उदाहरण है। वर्षों से ये अखाड़े शहर की गंगा जमनी तहजीब की इस अनोखी परंपरा को जिंदा रखते हुए, जहां सावन के महीने में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि आसपास के एरिए से भी पहलवान कुश्ती दांवपेच दिखाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसी क्रम में जहां अवसर पर लोकनाथ व्यायामशाला के अखाड़े में हुई कुश्ती, जिसमें 20 पहलवानों ने अपना दमखम और दांवपेच दिखाया, वहीं दंगल में कई जिलों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें 1947 में देश की आज़ादी के बाद छुन्नन गुरु ने लोकनाथ व्यायामशाला की स्थापना की और तब से आज तक ये दंगल की परंपरा चली आ रही है सावन के महीने में। देखिए, लोकनाथ व्यायामशाला में सन 1947 से इसकी स्थापना हुई। कल्याण चंद मोहल्ले पर छुन्नन गुरु इसकी स्थापना किया। तब से यहाँ पर मल्लयुद्ध यानी कुश्ती, देसी कुश्ती का प्रचलन चल रहा है और आज भी इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा कुश्ती का अगर प्रचलन है तो इस लोकनाथ व्यायामशाला में है। ये बात अलग है कि आजकल नए लड़के जिम में ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन जो इस कुश्ती का आनंद है वो जिम में शरीर उतनी नहीं बन पाती। तो मेरा तो सबसे यही आग्रह है कि देसी कुश्ती लड़के अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट करें और नाग पंचमी के पर्व पर हमेशा यहाँ पर लोकनाथ व्यायामशाला में अपने में सब लोग दंगल लड़ते हैं, हार जीत करते हैं और परिणाम पाते हैं। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर झूसी से आते हैं, रेलवे से आते हैं और आसपास कौशाम्बी ज़िले से भी लोग आते हैं, आके यहाँ पर कुश्ती उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से लोग आते हैं। भारतीय हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वेदों में इसका वर्णन है। अपने आप को प्राचीन काल में स्वस्थ रखने के लिए लोग मल्ल युद्ध का चयन करते थे। भारत सबसे प्राचीन खेल है। जिम की तरफ लौटने से लोगों को लोग संघर्ष भाग रहे हैं। अखाड़ा, मल्ल युद्ध मतलब संघर्ष, अपने आप को शरीर को थकाना, तपाना, त्याग, तपस्या का खेल है। लोग जिम की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ ये सब करना पड़ेगा, वहाँ ये सब नहीं करना पड़ेगा। बाकी अखाड़े से आप जुड़िए। अखाड़ा मतलब मिट्टी से जुड़ना, अपनी मिट्टी का संरक्षण करिए, अपने शरीर को मस्त करिए, आपके विचारों की शुद्धि होगी, आपके मन की पवित्रता आएगी। ये
हमारी प्राचीन सभ्यता का एक आधार बन गया, क्योंकि ये स्वास्थ्य की निशानी है, स्वस्थ चित्त की निशानी है, मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। ज़मीन से आपको जुड़ाव, पर्यावरण से आपको जुड़ाव, काफ़ी इससे सकारात्मक विचारधाराएं आती हैं, इसलिए इसको किया जाता है। जैसे कि यहाँ बहुत बड़े पहलवान हुए, लाल जी पहलवान बनारस के हुए, सिकंदर शेख पहलवान महाराष्ट्र के हुए, पंजाब के जासा पट्टी हुए, जैसे बहुत मोनू जम्मू हुए, बेनी जम्मू पहलवान हुए, सब बहुत उच्च स्तरीय पहलवान हैं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंची, जहां समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने जहां महिलाओं के साथ जहां कार्यालय में बैठक की, तो साथ ही उन्होंने जहां आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया, साथ ही ट्विटर हैंडलर पर लगे आरोप को लेकर क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश के अनुसार ये दौरों का सिलसिला जारी किया गया है और इसमें सब जगह जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलके, बड़े पदाधिकारियों से भी मिलके ये तय किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरीके से गाँव में, कस्बों में, ज़िलों में जाके लोगों चौपाले लगा के और इस निकम्मी सरकार के बारे में उनकी असलियत, उनकी पोल, उनकी कलई खोलने का काम किया जाएगा। 2022 में आप लोग नाकाम रहे, आप दावे तमाम कर रहे थे लेकिन फेल हो गए। अब आगे कैसे निपटेंगे बीजेपी से, खास करके जो उसका गठबंधन है बहुत बड़ा, ओपी राजभर भी आपके साथ से जा चुके हैं। जिस तरीके से 2022 में इन्होंने खेल किया था सब जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में और तब भी और आज की तारीख में भी जो लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं वो यकीनी तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इनके काले कारनामे हमेशा काम नहीं आएंगे। 2022 में यकीनी तौर पर उन लोगों ने जो धांधलगर्दी की थी, जो सामने आई थी, वो उसको हम लोग ज़रूर ध्यान में रखा हुआ है हमने। लेकिन 2024 के चुनाव में हम पूरी तरीके से, यानी कि इंडिया पूरी तरीके से तैयार है इनसे मुकाबला करने के लिए भी, इनसे लोहा लेने के लिए भी, क्योंकि इन्होंने जितना भी जंगल राज फैलाना था फैला चुके। मणिपुर जल रहा है, किसानों के ऊपर लाठी डंडे गोलियां चलती हैं, एमएसपी पे ये बात नहीं करना चाहते, जाति जनगणना से ये भाग रहे हैं, अल्पसंख्यकों को साथ लाने का दिखावा नाटक कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है। सिर्फ शौचालय बना लेने से देश का उद्धार नहीं होगा। बीजेपी कह रही कि आजमगढ़ हम ले चुके हैं उपचुनाव में, अब की बार मैनपुरी भी ले लेंगे। बोलने दीजिए, मैनपुरी तब क्यों नहीं ले लिया था, ले लेंगे। सहानुभूति की लहर में मुलायम सिंह जी का वो था इसलिए मिल गया, लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि वहाँ पे जीत। 2022 में अपने डिप्टी सीएम की तो वो बचा नहीं पा रहे थे, वो दौड़ा के मारे जा रहे थे, उसी वजह से उनके अंदर ये खलबलाहट थी। और कल जो घटना हुई है, कालिक फेंकी गई है एक इनके वरिष्ठ नेता पर, वो सबसे बड़ा ये मतलब प्रमाण है कि जनता इनसे कितना नाराज़ है। और ये कालिक सिर्फ एक नेता पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं पर छिड़की जाएगी। आप वक्त आने दीजिए। आज जूता कांड भी हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बदले की भावना से ना, अब इनको ये लग गया था कि ये हम यहाँ पे सिंपैथी वोट लेंगे, कालिक उछाल के अब एक जूता उछालो, तो ये परंपरा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चलने वाली नहीं है। जनता को सच और झूठ का फ़र्क पता है। आप तो महिला नेत्री हैं, आप महिलाओं की नुमाइंदगी करती हैं समाजवादी पार्टी में, आपके एक पूर्व में साथी रही हैं ऋचा सिंह, उनको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम अशोभनीय टिप्पणियां की गई हैं और वो जिन्होंने की है मनीष जगन अग्रवाल, वो ये बताया जाता है कि सोशल मीडिया हैंडलर है की टिप्पणियों को। आप एक सोशल मीडिया हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप मेरा सोशल मीडिया खोल करके देख लीजिए या हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का देख लीजिए या और भी तमाम नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनके लिए किस तरीके के अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल करता है, तो उस बारे में तो हमको बात करते हुए भी यहाँ शर्म आ रही है। और एक टिप्पणी, मनीष जगन अग्रवाल जो है वो सपा से जुड़े हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है, और ऋचा सिंह आपके साथ रही हैं, पार्टी में रही हैं। देखिए, जो भी पार्टी के अनुशासन के बाहर जाएगा उसको बाहर जाना तय है। अगर पार्टी है तो फिर अनुशासन है और अनुशासन का पालन हम सबको करना पड़ेगा। ये परम जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये उनका फैसला है। शीर्ष नेतृत्व इन चीज़ों का फैसला करता है, किसको पार्टी में रहना है, किसको नहीं रहना है, और यकीनन ये पार्टी के हित के लिए ये स्टेप लिया गया था। इसको लेकर के क्या आप बात करेंगे, क्योंकि ऋचा सिंह आपके साथ 2 बार चुनाव भी रही हैं, लंबे समय तक साथ में रही हैं, उनका ये कहना है कि महिलाओं का सम्मान सभा में नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक महिला हूँ, मैं और ये सब भी महिलाएं हैं, और महिलाओं की एक बड़ी वो है, सभा है हमारी, महिला सभा समाजवादी पार्टी की, और सशक्त महिला सभा है, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे प्रदेश हो। ये टिप्पणियां की गई हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, यकीनी तौर पर देखिए, ये अशोभनीय टिप्पणियां महिलाओं के लिए कोई भी करता है
तो वो गलत है, मैं उसको गलत ही मानती हूँ। लेकिन कभी कभी एक्शन का रिएक्शन होता है। ये बात ज़रूर सामने आई थी कि पहले उनके ऊपर बहुत अजीब सी बातें की जा रही थी, उसके जवाब में उन्होंने शायद इस तरह की टिप्पणी की और उसके लिए उनको समझाया भी गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर बात भी की कि ये इस तरीके का खेल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम भी इंसान हैं, अगर हम समाजवादी पार्टी में हैं तो हम इंसान भी हैं, हमें भी कोई बात बुरी लग सकती है। आप जिस तरह IT सेल के ज़रिए हमें जलील करवाते हैं, ये कोई अच्छी बात है। वहीं सुमैया राणा अपने दौरे के दौरान प्रयागराज के नोडला रोड स्थित मकसूद जैदी के निवास पर पहुंची, जहां पर उन्होंने कई समाज सेवी व शायरों से भी मुलाकात की और अपनी बातें रखी। देश भर में नागपंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं बात करें प्रयागराज की, तो नागपंचमी का त्यौहार धर्म और आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। ग्रहों नक्षत्रों के खास सहयोग के चलते इस बार नागपंचमी का महत्व बढ़ गया है। इस खास मौके पर नाग देवताओं के मंदिर और दूसरे शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग नाग देवताओं के दर्शन पूजन कर उन्हें दूध चढ़ा रहे हैं और रुद्राभिषेक कर काल सर्प दोष और विष बाधा से के मुक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी भगवान तक्षक और नागराज वासुकी का मूल निवास होने की वजह से प्रयागराज में नाग पंचमी का विशेष महत्व है और ऐसे में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं। बहुत संयोग की बात है कि आज के दिन सावन का सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है। यह बहुत कम ऐसा संयोग मिलता है कि सोमवार भी हो, नाग पंचमी भी हो। और आज के दिन नागवासुकी मंदिर में बहुत भक्त आते हैं, अपने दुख को लेकर के आते हैं, भगवान को सुनाते हैं। भगवान नागवासुकी जो है सारे भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, धर्म को देते हैं, मोक्ष को देते हैं, काम को देते हैं, अर्थ को देने वाले भगवान नागवासुकी सब प्रकार से सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। जिनके कुंडली में काल सर्प नामक दोष होता है, पितृ दोष नामक दोष होता है, केमद्रुम नामक दोष होता है, वह सारे दोष वाले यहाँ आकर के भगवान का दर्शन करते हैं और उनके सारे दोष भगवान सब भक्तों का कल्याण करते हैं। हर हर। मैं अनुराग तिवारी, प्रयागराज ज्योतिषाचार। हर हर महादेव। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।